बाद 1930 में डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं वी वांट गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल, क्योंकि ब्रिटिश हमारा भला नहीं चाहते। जितने जल्दी चले जाए उतना अच्छा है। जाने से पहले एक काम करे कि भारत में गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल प्रस्तावित हो। 1932 में भारत में स्वतंत्रता कोसों दूर दिख नहीं रही थी। भारत स्वतंत्र होगा या नहीं होगा किसी को मालूम नहीं था। भारत के लोग, प्रस्तावित लोग, भारत का नेतृत्व करने वाले लोग सिर्फ औपनिवेशिक स्वराज की बात करते थे, डोमिनियन स्टेटस की बात करते थे। तब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल की बात करते थे। 1942 में कहते हैं डॉक्टर अम्बेडकर, 1942 में स्वराज भारत स्वतंत्र होने वाला है, परंतु स्वतंत्र भारत में लोकतंत्र आएगा। इसलिए ब्रिटिशों की दूसरे महायुद्ध में विजय आवश्यक है। दूसरे महायुद्ध में विजय होगी ब्रिटिशों की, तभी दुनिया में लोकतंत्र बचेगा। यदि जर्मनी, आज के संदर्भ में सुन लीजिए, मैं उस पर प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करूंगा, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। डॉक्टर अंबेडकर 1942 में बोलते यदि इस दूसरे महायुद्ध में जर्मनी, इटली और जापान विजयी होते हैं तो दुनिया में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, भारत में लोकतंत्र कभी भी नहीं आएगा। क्योंकि यह युद्ध डेमोक्रेसी विरुद्ध फैसिज्म है। डेमोक्रेसी जिंदा रहनी चाहिए। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि भारत में ब्रिटिशों के युद्ध प्रयासों को सहाय्य करने के लिए मेरे जवानों ने फौज में भर्ती होना चाहिए ब्रिटिशों के साथ, जर्मनी, जापान और इटली के विरुद्ध। और फिर भारत स्वतंत्र हुआ। डॉक्टर अंबेडकर संविधान निर्माता के रूप में कार्यरत हो गए और जो संविधान बना उसने लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना की, लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना की, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज दिया, सबको समान मतों का अधिकार दिया। और बड़े दुख से यह कहा, बड़े ही दुखी मन से यह कहा कि मेरी भी सीमाएं हैं। मैं अकेला संविधान सभा नहीं हूं, इसके विपरीत संविधान सभा में मैं अकेला ही हूं। ध्यान रखिए डॉक्टर अंबेडकर क्या कहना चाहते हैं। मैं अकेला संविधान सभा नहीं हूं, मैं संविधान सभा में अकेला ही हूं, इसलिए मेरी भी कुछ मर्यादाएं हैं। संविधान के माध्यम से मैंने केवल पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, राजकीय लोकतंत्र की स्थापना की है। यह पूरी डेमोक्रेसी नहीं है और यह राजकीय लोकतंत्र सिर्फ पॉलिटिकल इक्वालिटी देता है। वन मैन वन वोट वन वैल्यू के नाम पर केवल पॉलिटिकल इक्वालिटी देता है, केवल पॉलिटिकल इक्वालिटी देता है। और इसीलिए उद्देशिका में कहा गया है कि हम भारत के लोग भारत का सार्वभौम लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने का संकल्प करते हैं। क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर ने जब ये शब्द लिखे उद्देशिका में, तब डॉक्टर अंबेडकर जानते थे कि संविधान के माध्यम से मैं केवल पॉलिटिकल डेमोक्रेसी दे रहा हूं, यह पूरी और इसीलिए वो संकल्प में डॉक्टर अंबेडकर दो बातें कहते हैं। एक तो आने वाले दिनों में भारत के लोगों को पॉलिटिकल डेमोक्रेसी जिंदा रखनी है और पॉलिटिकल
पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को सोशल डेमोक्रेसी में परिवर्तित करना है, तब ही भारत सही अर्थों में लोकतांत्रिक गणराज्य बनने की ओर अग्रसर होगा, बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई, ऐसा माना जाएगा। क्या हमने डॉक्टर अंबेडकर की बात सुनी? पॉलिटिकल डेमोक्रेसी सुरक्षित रहे, इसके लिए प्रयास किए। क्या पॉलिटिकल डेमोक्रेसी सोशल डेमोक्रेसी में कन्वर्ट हो, इसलिए प्रयास किए। सोशल डेमोक्रेसी का मतलब वन ह्यूमन बीइंग वन वैल्यू होता है। वन ह्यूमन बीइंग वन वोट वन वैल्यू नहीं। क्या हमने प्रयास किए कि भारत में समानता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय और व्यक्ति की प्रतिष्ठा यह मूल्य स्थापित हो? यदि यह करते तो जिसको वोटिंग राइट है, जो भारत का लोग है, जो भारत का सार्वभौम लोग है, जो भारत का सर्व सुप्रीम पावर अपने साथ रखने वाला लोग है, उस भारत के लोगों को एक विशिष्ट व्यक्ति को पंचायत के चुनाव में वोट नहीं देने के लिए अपनी थूक को चाटना नहीं पड़ता। यह कल परसों का उदाहरण है। एक गांव में एक प्रतिष्ठित नेता ने उसको वोट नहीं दिया, इसलिए अनुसूचित जाति की मतदार को अपने थूक को चाटने के लिए बाध्य किया। क्या यह लोकतांत्रिक गणराज्य की अपेक्षा हमने की थी? इस प्रकार का लोकतांत्रिक गणराज्य चाहिए कि माँ बाप की अनुमति के बिना बलात्कारित, सामूहिक बलात्कार की पीड़ित एक युवती का शव जलाया जाए। क्यों? इसीलिए पुलिस द्वारा जलाया जाए, इसीलिए कि वह अनुसूचित जाति की थी, इसीलिए कि वह दलित समाज की थी, इसी लोकतंत्र की डॉक्टर अंबेडकर ने संकल्पना की थी। तो इसीलिए हम लोगों ने वह सेंटेंस पढ़ा ही नहीं। कौन सा सेंटेंस? वह सेंटेंस कि हम भारत के लोग भारत को एक सार्वभौम लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने का संकल्प करते हैं। हमने मान लिया कि भारत लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया है। हमने मान लिया कि भारत एक ऐसा देश है गणराज्य जिसमें लोग सुप्रीम पावर हेल्ड करते हैं, जिनके पास सुप्रीम पावर है। ऐसा नहीं है बंधुओं, अभी देश बना ही नहीं। बना होता लोकतांत्रिक गणराज्य तो उस बलात्कारी पीड़ित दलित युवती का शव पुलिसों द्वारा बिना माँ बाप की अनुमति के जलाया नहीं जाता। बहुत दिन नहीं हुए हैं मैं हाथरस के घटना की बात करता हूं। यदि यह सार्वभौम लोकतांत्रिक गणराज्य होता तो कल परसों किस आंदोलन करने वाले किसानों पर जीप चलाकर 4 किसानों की मौत करने वाला मंत्री का बेटा होने पर भी मंत्री आज भारत का गृह मंत्री नहीं होता। इस लोकतांत्रिक गणराज्य की हमने कामना नहीं की थी। क्या 1972 साल बाद 2022 में जिस गणराज्य को मैं देख रहा हूं, मेरे नजर के सामने 1948 में मैं नागरिक नहीं था, मैं छोटा था आयु से, परंतु 1950 के गणराज्य के समय मैं नागरिक नहीं था परंतु भारतीय था। क्या इसी गणराज्य के लिए मैंने सपने देखे थे? बढ़ते गया, परंतु मेरे बढ़ने के साथ साथ गणराज्य विकृत होता गया। हम लोगों ने सोचा ही नहीं, और आज कहां पहुंचाया? मैंने आप लोगों को निवेदन किया है कि हम कहां पहुंच गए हैं। 2 बातों का दुख व्यक्त मैं और करना चाहूंगा। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने भारत के संविधान में मुझे लोग बनाया, भारत का लोग करके पहचान दी। यह भी कहा कि यह गणतंत्र है, गणतंत्र में लोग सुप्रीम पावरधारी होते हैं, तुम भी सुप्रीम पावरधारी हो। और इसके लिए
यह पावर तुम अपने प्रतिनिधि के माध्यम से प्रयुक्त करोगे। इसका मतलब मैं वोटर हूं और मुझे वोटर होने के नाते अपना उम्मीदवार खुद बनने का अधिकार भी प्राप्त है। मैं उम्मीदवार भी बन सकता हूं, वह अधिकार भी मुझे प्राप्त है। इस संबंध में डॉक्टर अंबेडकर के 3 विधानों का मैं उल्लेख करना चाहूंगा। 3 बातें डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं। उस परिप्रेक्ष्य में मैं फिर से 2 बातें कहना चाहूंगा। पहली बात तो ये कहते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज नॉट ओनली ए गवर्नमेंट फॉर द पीपल बट बाय द पीपल। 25 नवंबर 1949 के भाषण में भी डॉक्टर अंबेडकर ये बात कहते हैं। हमने लोकतंत्र की स्थापना तो की जिसका आधार है गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, परंतु शायद हमारे लोग लोकतंत्र के बारे में इतने जागरूक नहीं है, इसीलिए ऑफ द पीपल भूल जाएंगे, बाय द पीपल भी भूल जाएंगे और फॉर द पीपल पर ही संतोष करेंगे। तो उस समय डेमोक्रेसी की हत्या हुई ऐसा माना जाना चाहिए। जो 80 करोड़ लोग, मेरे लिए बड़े दुख की बात है, जो 130 करोड़ लोग मुफ्त वैक्सीन की लाइन में लगे हुए हैं, जो 80 करोड़ लोग मुफ्त राशन की लाइन में लगे हुए हैं, वह सिर्फ यह मानते हैं कि यह सरकार मुझे मुफ्त दे रही है और इसीलिए फॉर द पीपल गवर्नमेंट है। मैं मुफ्त वैक्सीन का लाभार्थी हूं, मेरे लिए तो मेरे सरकार ने मुझे मुफ्त वैक्सीन दिया है। लाइन में खड़े होने की नौबत मेरे ऊपर नहीं आई है राशन के लिए, परंतु वो 80 करोड़ लोग क्या कहेंगे? और इसीलिए कहा जाता है मोदी जी के आभार मानिए कि मोदी जी मुफ्त राशन दे रहे हैं। मोदी जी के आभार मानिए कि मोदी जी मुफ्त वैक्सीन दे रहे हैं, क्योंकि मोदी जी भी मानते हैं कि यह डेमोक्रेसी केवल फॉर द पीपल डेमोक्रेसी है। यह डेमोक्रेसी फॉर द पीपल डेमोक्रेसी है ऐसा। और फिर मुफ्त वैक्सीन के लाभार्थी और मुफ्त राशन के लाभार्थी भी यही मानते हैं कि यह फॉर द पीपल डेमोक्रेसी है। यह लोगों की सरकार नहीं है, लोगों द्वारा सरकार नहीं है, केवल लोगों के लिए सरकार है। डॉक्टर अंबेडकर कहते थे कि नहीं, यह डेमोक्रेसी नहीं है, ऑफ द पीपल भी है। यदि मेरी सरकार होती मैं पूछता ना, भाई मैं सरकार हूं तो मुझे मुफ्त कौन दे रहा है, तुम कौन होते हो मुफ्त देने में, तुम्हारा आभार क्यों? मैं अपने आप का आभार मानूंगा ना, मेरी सरकार का मैं आभार मानता हूं क्योंकि मैं अपने लोगों को उन्हीं के टैक्स से जमा किए हुए पैसे से अनाज भी दे रहा हूं और वैक्सीन भी दे रहा हूं, क्योंकि यह पैसा भी मेरा दिया हुआ है, सरकार भी मेरी है और लोग भी मेरे हैं। मेरी सरकार है, मेरे लोगों ने पैसा दिया हुआ है, बाय द पीपल है, और मेरे ही लोगों को मैं वैक्सीन दे रहा हूं, उन्हीं के लिए है। परंतु मोदी कहते हैं, मोदी की सरकार कहती है मोदी के आभार मानिए। पेट्रोल पंप पर बैनर्स लगे हुए हैं, मोदी जी का अभिनंदन, उन्होंने हमें मुफ्त में गैस दी है। मोदी जी का अभिनंदन, मुफ्त में वैक्सीन दी है। मोदी जी का अभिनंदन, मोदी जी का ही क्यों? क्योंकि मोदी जी के भक्त मंत्रियों से लेकर तो आम आदमी तक इस सरकार को मोदी जी की सरकार कहते हैं। मैंने सवाल पूछा था एक मीटिंग में कि भारत का विधि मंत्री कौन है, कोई नाम बता सकेगा? आप इस पर मत देखिए, व्हाट्सएप पर मत देखिए, स्मार्टफोन पर मत देखिए, कितने लोगों को। एक समय डॉक्टर अंबेडकर जब भारत के पहले विधि मंत्री बने थे, तो हम आज भी गर्व से कहते हैं
कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के पहले विधि मंत्री, इतना महान वो पद हम मानते थे। आज के विधि मंत्री को कौन जानता है? आज के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री को कौन जानता है? कौन जानता है? आठवले है, परंतु उसमें मुख्यमंत्री मिनिस्टर अलग है, ये तो राज्य मंत्री है, वो भी तीसरे क्रमांक पर। उसके पहले और भी 2 मंत्री, और क्या करते हैं किसी को मालूम नहीं। हाँ, जब महाराष्ट्र में आते हैं तो शिवसेना को हमेशा सलाह देते हैं कि बीजेपी के साथ आ जाइए, वही आपके सही पार्टनर है, कांग्रेस के साथ आप मत रहिए क्योंकि वो आपके लिए सही नहीं होगा। कौन जानता है सामाजिक अधिकारिता मंत्री कौन है? कौन जानता है शिक्षा मंत्री कौन है? कौन जानता है? इसके पहले के शिक्षा मंत्री को लोग जानते थे क्योंकि एजुकेशन पॉलिसी के संबंध में उन्होंने बड़े ही अजीब अजीब से वक्तव्य दिए, तब जानते थे लोग। तो आज शिक्षा मंत्री कौन है? नहीं जानता। तो इसीलिए, क्योंकि सरकार ही मोदी की है, बाकी के मिनिस्टर है या नहीं है किसको क्या लेना देना है? बाकी के मिनिस्टर्स है या नहीं है, तो इसीलिए मैं भी मोदी सरकार कहता हूं, और इसीलिए बैनर पर लगे मोदी सरकार के आभार। मैं सरकार शब्द क्यों लूं? इतने शब्द खर्च करने की जरूरत क्या है? मोदी के आभार कहूंगा, मोदी के आभार कहूंगा। तो इसीलिए डॉक्टर आम्बेडकर कहते हैं कि नहीं, यह ऐसा नहीं चलेगा, वो सिर्फ फॉर द पीपल नहीं, बाय द पीपल भी चाहिए, तभी वह लोकप्रिय सरकार होगी, तभी वह लोकप्रिय सरकार होगी। लोकप्रिय सरकार के कोई इंडिकेटर बन जाते। दूसरी बात, अभी मैंने कहा कि भारत में इलेक्टोक्रेसी है। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं वी डोंट वांट टू बी द वोटर्स ओनली, वी वांट टू बी द लॉ मेकर्स आल्सो, अदरवाइज लॉ मेकर्स विल बी आवर मास्टर्स। क्या कहते हैं डॉक्टर अंबेडकर? वी डोंट वांट टू बी द वोटर्स ओनली, वी वांट टू बी द लॉ मेकर्स, अदरवाइज लॉ मेकर्स विल बी आवर मास्टर्स। अभी कुछ समय पहले हमें केवल वोटर बनाया गया है, केवल वोटर बनाया गया है, हम लॉ मेकर नहीं है, हम लॉ मेकर नहीं। और इसीलिए हम प्रतिनिधि नहीं चुनते। कभी कभी बचपन में सुना ही पड़ता था, अभी मां के पेट से राजा नहीं आता, अभी वोटिंग बॉक्स से राजा आता है, बैलेट बॉक्स से राजा आता है। कितने कितने खेद की बात है कि बैलेट बॉक्स से राजा आता है। मैं उस समय अज्ञानी था, समझता नहीं था। आज उस विधान पर मुझे खेद होता है। क्या मैं राजा चुनता हूं? क्या मैं शासक चुनता हूं? नहीं, मैं अपना प्रतिनिधि चुनता हूं, राजा नहीं चुनता। परंतु आज का चुना हुआ हर प्रतिनिधि, वो चाहे ग्राम पंचायत का हो, जिला परिषद का हो, विधानसभा का हो या लोकसभा का हो, अपने आप को राजा से कम नहीं समझता। और जब राजा उदार होता है तो मुफ्त में अनाज देता है, राजा उदार होता है तो आपके लिए वैक्सीनेशन की सुविधा करता है, राजा उदार होता है तो आपके लिए समाज भवन बना देता है, राजा उदार होता है तो आपके विहार को डोनेशन देता है, राजा उदार होता है तो आपके मंदिर को डोनेशन देता है, राजा उदार होता है तो आपको हज यात्रा के लिए भी पैसा देता है। यह सारे राजा उदार होने के लक्षण हैं और इसीलिए हम उन्हीं के हाथ से उसका अनावरण करते हैं, उन्हीं की जय जयकार करते हैं, उन्हीं को सबसे बड़ा पद देते हैं और उनके स्वागत के लिए खड़े होकर केवल झुकते नहीं, उनके पैर छूते हैं। राजा बनाने वाला व्यक्ति यदि राजा के पैर छुए तो इससे बड़ी लोकतंत्र की विडंबना और क्या हो सकती है। और इसीलिए डॉक्टर आम्बेडकर कहते हैं हम सिर्फ वोटर नहीं होना चाहते, हम आज केवल वोटर बन गए हैं। वोटिंग राइट का अधिकार नहीं निकला हमारे से, हम आज केवल वोटर बन गए हैं, हम लॉ मेकर नहीं बने हैं। मेरा प्रतिनिधि वहां जाकर क्या बोलता है मुझे मालूम नहीं। जब मुझे मंत्री ही मालूम नहीं लॉ मेकर कौन है, तो फिर मेरे प्रतिनिधि क्या बोलता है मुझे मालूम नहीं।
वो तो इतना ही करता है ना, मोदी जी ने कहा खड़े हो तो खड़े हो गए, बैठो तो बैठ गए, बोलो तो बोलता है, नहीं मत बोलो तो मत बोलता है। यदि संसद का अधिवेशन शुरू होते हुए भी यदि आदेश देते हैं मोदी जी कि संसद में जरूरत नहीं है आपकी, मैं ही नहीं बैठता तो आप क्यों बैठोगे, जाओ कॉन्स्टिट्यूएंसी में और सरकारी प्रोग्राम का प्रचार करो या चुनाव में प्रचार करो, यह लोकतंत्र है। डॉक्टर आम्बेडकर कहते हैं वी वांट टू बी द लॉ मेकर्स, अब नहीं है। और तीसरी बात डॉक्टर आम्बेडकर कहते हैं, बड़ी महत्व की बात कहते हैं, यदि वोट का उपयोग विचार से किया जाना है, विवेक से किया जाना है, स्वतंत्रता से किया जाना है, तो व्यक्ति को आर्थिक स्वतंत्रता भी जरूरी है। जब तक वह आजीविका के लिए स्वतंत्र नहीं है तब तक वह अपने वोट का उपयोग स्वतंत्रता से नहीं कर पाएगा। 80 करोड़ भिखमंगे लोग अपने वोट का अधिकार उपयोग स्वतंत्रता से कर सकेंगे? क्यों दिया जा रहा है अनाज? इसीलिए दिया जा रहा है कि 15 करोड़ यूपी के वोटर्स यूपी सरकार को मत देंगे। फिर से कह रहे हैं हम आपको अनाज दे रहे हैं, और मोदी जी और योगी जी के प्रतिमाओं की बैग के साथ क्यों दिया जा रहा है कि हमने मुफ्त अनाज दिया, कम से कम आप एक वोट तो हमें दे दीजिए। तो क्यों? और वो नहीं बोल पाएंगे, इसलिए नहीं बोल पाएंगे क्योंकि यदि नहीं दिया तो फिर अनाज मुफ्त में कौन देगा? दूसरे सरकार को भी कहना पड़ रहा है हम भी मुफ्त में अनाज देंगे, हम भी मुफ्त में बिजली देंगे। कहां से आता है भाई ये सब आपके पास मुफ्त में देने के लिए? तो हम भिखमंगे हैं, जो भी मुफ्त में देगा उसको वोट देंगे। यही हमारी इज्जत है वोटर्स की, इसीलिए हमको वोटर बनाया संविधान में, इसीलिए वोटर बनाया। पूछना चाहिए कि आप मुफ्त में देने वाले होते कौन हो? कहां से आएगा आपके पास पैसा? कौन देगा? क्या अमीरों की संपत्ति छीनने वाले हो मुफ्त में देने के लिए? क्या अंबानी गरीब होने वाला है मुफ्त में देने के लिए? अंबानी टैक्स देने वाला है, अडानी टैक्स देने वाला है, कहां से पैसा आएगा? हम ही से वसूल करोगे। 125 रुपए 110 रुपए लीटर पेट्रोल मैं भी खरीदता हूं, यदि नहीं खरीदूं तो मेरा काम नहीं चलेगा। क्या इसकी चिंता है? अडानी अंबानी पर क्या प्रभाव पड़ता है 110 रुपए पेट्रोल का? वह भी उतना ही पैसा खर्च करते हैं पेट्रोल पर, मैं भी उतना ही पैसा खर्च करता हूं। बोलने के लिए बहुत है, और इसके सारे के चलते मैं वोटर बनकर रह हूं। और अभी कुछ दिन पहले एक नई बात आई है जिसके बारे में आम आदमी कभी सोचता ही नहीं, जिसके बारे में आम आदमी कभी सोचता ही नहीं, मैं भी कभी नहीं सोचता था। मगर आज 26 जनवरी 2022 को आप लोगों को संबोधित करते हुए, मेरे जैसे हैं आप लोग, इसलिए मुझे सोचना पड़ा और मैं जनवरी 7, 2022 का टाइम्स ऑफ इंडिया आपको बताना चाहूँगा। इस टाइम्स ऑफ इंडिया में कहा गया है कि निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर भारत सरकार के विधि मंत्रालय ने, जिसके मंत्री का नाम भारत के अधिकांश लोग नहीं जानते, यदि काम पड़ गया तो स्मार्टफोन पर खोज ले सकते हैं, इसलिए भी जानने की आवश्यकता नहीं। यदि वो कुछ काम का करते तो लोग जानते ना, उनका नाम भी पेपर में आता, और उनका नाम किसी कानून के बनाने की प्रक्रिया के संबंध में पेपर में नहीं आता, कुछ और बातों के लिए आता है जिसकी कोई जरूरत। यह घोषित किया है, यह आदेश जारी किया है विधि मंत्रालय ने कि अब लोकसभा के चुनाव के समय लोकसभा के उम्मीदवार को 90 लाख रुपए तक
खर्च करने की अनुमति दी जाती है। कितनी थी? 70 लाख थी, उसका कितना किया? 90 लाख हो गया है। 70 लाख से बढ़ाकर 90 लाख हो गया है। और साथ में विधानसभा के लिए 28 लाख से खर्च की मर्यादा 40 लाख रुपया की गई है। लोकसभा एक उम्मीदवार 90 लाख तक खर्च कर सकता है। उम्मीदवार को ही खर्च करना है। क्या भारत में विद्यमान राजकीय पक्ष में कोई ऐसा पक्ष है कि जो अपने उम्मीदवार का 90 लाख रुपए का खर्च वहन कर सकता है? केवल एक पक्ष है, यदि वो करना चाहे तो, और वो है बीजेपी। किसके पास है इतना पैसा? बीजेपी पर। कहां से आया? बीजेपी दावा करती है कि हमारे समय में भ्रष्टाचार कम हो गया है, एक भी मंत्री पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। जब पक्ष ही भ्रष्टाचार करता है तो मंत्री पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाने का सवाल ही नहीं आता। जब इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से पूंजीपतियों से चुनाव के लिए जब निधि लिया जाता है और उस देने वाले का नाम तक लोग पूछ नहीं सकते, मालूम होने की बात ही नहीं, तो यह पक्ष का भ्रष्टाचार नहीं है। क्यों गुप्तता रखी जाती है? आपको कौन धन दे रहा है, इसकी गुप्तता क्यों रखी जाती है? क्यों नहीं? किसने आपको पैसा दिया, यह सार्वजनिक तौर पर बताया जाता, और फिर भी आप कहते हैं गुप्तता जहां होती है वहीं भ्रष्टाचार होता है। सबसे अधिक धन बीजेपी को मिला है। बीजेपी चाहे तो खर्चा कर सकते। इसका मतलब यह होता है कि उम्मीदवार को अपना धन खर्च करना पड़ता है। 90 लाख से पूरा होगा? 90 लाख को और 90 लाख जोड़ना पड़ेगा। जिसके पास 2 करोड़ रुपया खर्च करने की हैसियत है वही लोकसभा का उम्मीदवार बन सकता है। अशोका होटल दिल्ली में सबके लिए प्रवेश मुफ्त है, कोई भी जा सकता है, प्रवेश का अधिकार है। यदि आपके खिस्से में एक कप चाय के लिए कम से कम 500 रुपए खर्च करना की आपकी हैसियत है तो लोकसभा के लिए कोई भी खड़ा हो सकता है, परंतु विधि मंत्रालय कहता है यदि आपके पास 2 करोड़ रुपया खर्च करने की आपकी हैसियत है तो। अब बताइए, मुझे वोटिंग राइट है, मुझे लोकसभा में चुनाव के लिए उम्मीदवार करके खड़ा रहने का अधिकार भी है, परंतु जब यह कहा जाता है, नहीं कहा जाता, कहा जाता है कि यदि 2 करोड़ रुपया खर्च करने की हैसियत है तो कहां गया मेरा उम्मीदवार करके खड़ा रहने का अधिकार। फिर इसका मतलब यह है कि 99% लोगों को हमने उम्मीदवार होने से रोका है। फिर रिक्शा चलाने वाले का, फिर खेतिहर मजदूर का, अल्प भूधारक का, रोजगार करने वाली महिला का प्रतिनिधि कौन होगा? जो 2 करोड़ रुपया खर्च कर सकता है। खर्च, 2 करोड़ की संपत्ति नहीं बोल रहा हूं मैं, समझ लीजिए, 2 करोड़ रुपया खर्च कर सकता है, वही गरीब से गरीब का भी प्रतिनिधि बनकर लोकसभा में जाएगा। 2 करोड़ रुपया खर्च कर सकता है तो उसकी संपत्ति कितनी होनी चाहिए? कितने संपत्ति धारक होना चाहिए? कम से कम 20 करोड़, कम से कम 50 करोड़ की संपत्ति तो होगी, तभी वो 2 करोड़ खर्च करेगा। और फिर लोकतंत्र की विडंबना देखिए, 2 करोड़ खर्च कर जो प्रतिनिधि लोकसभा में चुन कर जाएगा, पहला काम क्या करेगा? 2 करोड़ के 4 करोड़ बनाएगा। दूसरा काम क्या करेगा? दूसरा काम करेगा अगले चुनाव के लिए 5 करोड़ का
इंतजाम करेगा और फिर बचे हुए समय में अपने परिवार के लोगों का भला करेगा, अपने पार्टी के लोगों का भला करेगा, जो उसके चुनाव के लिए काम कर सकते हैं, मत दे सकते हैं, उनका भला करेगा और फिर कुछ समय बचेगा तो वह आपके बारे में सोचेगा। इस प्रकार का यदि यह चुनाव है तो क्या यह लोकतांत्रिक गणराज्य है या नहीं है? आप सोचिए, मैं जो कह रहा हूं तो गलत है तो मुझे गलत सिद्ध कीजिए कि हां अंबानी मेरा प्रतिनिधि हो सकता है, जो पेट्रोल की खदानों का मालिक है और इसीलिए 130 रुपया पेट्रोल में 120 रुपया 110 रुपया पेट्रोल देकर मेरा भरा कर रहा है। इसीलिए अडानी मालिक हो सकता है, मेरा प्रतिनिधि हो सकता है, क्योंकि अनाज के गोदाम बनाकर अनाज की महंगाई बढ़ाकर सरकार से और मेरे से पैसा वसूल करेगा। क्या पूंजीपति, क्या 20 करोड़ का मालिक मुफ्त में अनाज के लाइन में लगने वाले प्रतिनिधि का वोटर का प्रतिनिधि बन सकता है? नहीं। तो क्या इस लोकतंत्र को मैंने मान्यता देनी चाहिए, जिस लोकतंत्र ने मुझे केवल वोटर बनाकर रख दिया और मेरे वोट के भरोसे कोई भी अंबानी अडानी या अंबानी अडानी चाहे धन दौलत वाला चाहे प्रतिष्ठित चाहे वही प्रतिनिधि बनकर जाएगा? क्या करना चाहिए? मैंने ऐसे लोकतंत्र को सैल्यूट करना चाहिए 26 जनवरी को। ऐसे लोकतंत्र पर आप लोगों को मैंने अभिनंदन करना चाहिए, आप लोगों को मैंने मंगल कामना देनी चाहिए, जिस लोकतंत्र ने मुझे केवल वोटर बनाकर रखा और जिसको मैं सपने में भी वोट देना नहीं चाहता, ऐसे पूंजीपति को मेरा प्रतिनिधि बनने का अवसर प्रदान किया और बिना संविधान को छुए, संविधान में का एक अक्षर भी न बदलते हुए मेरे उम्मीदवार बनने के हक को छीना गया है। मैं फरियाद कहां पर करूं? किसके पास जाऊं? मैं बोलने के लिए फरियाद कहां पर करूं? नहीं बोल सकता। किसी समय में लोगों को बोलते थे उम्मीदवार, लोगों को बोलते थे वोट भी दो और 1 रुपए का नोट भी दो। ऐसे भी उम्मीदवार इस लोकतंत्र ने देखे हैं जो बोलते थे 1 वोट दो और 1 नोट दो मुझे चाय पीने के लिए या आपको चाय पिलाने के लिए। आज क्या कहते हैं? नोट लो और वोट दो। नोट दो वोट दो से हमने सफर कहां से शुरू किया था? नोट दो और वोट दो। डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर के चुनाव के लिए लोगों ने ही चंदा जमा किया था, लोगों ने नोट भी दिए और वोट भी दिए। आज का उम्मीदवार कहता है चाहे वो चुनाव ग्राम पंचायत का हो, जिला परिषद का हो, विधानसभा का हो या फिर ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी का हो या शिक्षक कॉन्स्टिट्यूएंसी का हो, उम्मीदवार कहता है भाई कितने लाख? 5 करोड़ चाहिए। ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए 5 करोड़ दिए जा सकते हैं। स्वराज्य संस्था के मतदार को कई करोड़ रुपया सहज मिलता है। पार्लियामेंट में हमने देखा कि अविश्वास के प्रस्ताव के विरुद्ध या समर्थन में मतदान देने के लिए पार्लियामेंट में नोटों के बंडल ले जाए गए। तो आज वोट खरीदे जा सकते हैं। जो खरीद सकता है वही आपका प्रतिनिधि बनेगा। जिसमें खरीदने की ताकत नहीं है वह आपका प्रतिनिधि होगा। और जो आपका वोट खरीदेगा उसके बाद चुनकर आने के बाद वह आपसे कैसा व्यवहार करेगा? स्वतंत्र नागरिक के तौर पर व्यवहार करेगा। वो बोलते तू बिकाऊ आदमी है यार, तेरे को तो मैं तुझे मैंने खरीदा है, तेरी हैसियत क्या है? तुझे मैंने खरीदा है, तेरी हैसियत क्या है? तो यह वोटर की हैसियत रह गई है। क्या ऐसा लोकतंत्र? दूसरी सबसे दुख की बात, यूपी का चुनाव चल रहा है।
यूपी के चुनाव में धर्म और जाति के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं। हर कोई अपने आप को मैं बहुसंख्यक धर्म वाला हूं यह प्रस्तापित करने का प्रयास कर रहा है। राहुल गांधी कहते हैं मैं भी हिंदू हूं परंतु हिंदुत्ववादी नहीं हूं। धर्म संसद हुई, बड़े 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 क्या कहेंगे उसको कि बड़े संकोच से कांग्रेस ने उस धर्म संसद का विरोध किया। बाकी के पार्टियों ने तो विरोध में सामने भी नहीं आए। तो बहुसंख्यकों के धर्म का इस प्रकार से यदि आराधना की जा रही है, इसका मतलब साफ है कि जो अल्पसंख्यक धर्म है वह उनके वोटों का कोई मूल्य नहीं रहा है, उनके वोटों की जरूरत नहीं है किसी को। और इसीलिए इस लोकतंत्र ने, इस गणराज्य ने धार्मिक अल्पसंख्यकों को मूल्यहीन वोटर बनाकर रख दिया है। प्रतिनिधि तो बीजेपी एक भी खड़ा नहीं करता, प्रतिनिधित्व का तो सवाल ही नहीं है। उनको सिर्फ वही प्रतिनिधित्व मिलेगा जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में केवल उनके मतों के भरोसे कोई उम्मीदवार चुन कर आ सकता है, वहीं उनको प्रतिनिधित्व मिलेगा। बाकी जगह पर उनके वोटर का मूल्य शून्य हो चुका है। अल्पसंख्यक धर्म वाले लोग शून्य मूल्य प्राप्त वोट के अधिकारी है, अन्य उनका अस्तित्व कहीं पर भी नहीं है। यह लोकतांत्रिक गणराज्य। जाति के आधार पर भी वोटिंग राइट्स यदि बढ़ जाते हैं तो जो अल्पसंख्यक जाति हैं उनको बहुसंख्यकों के साथ जुड़े बगैर और कोई चारा नहीं है, चुनकर। तो इस प्रकार के गणतंत्र की अपेक्षा नहीं की थी हमने। आज भी संविधान जिंदा है, लोकतांत्रिक गणराज्य को पुनर्स्थापित करना है तो जाति और धर्म को छोड़कर भारतीय होने के नाते विवेक से वोट के अधिकार का उपयोग करने की जरूरत है। मेरा प्रतिनिधि मेरा ही होगा, भले ही वो मेरे वोट को खरीदने की क्षमता नहीं रखता हो। मैं अपना वोट नहीं बेचूंगा, उसी को दूंगा जो संविधान को मानता है, उसी को दूंगा जो गणराज्यों को मानता है, उसी को दूंगा जो लोक सार्वभौम यह मानता है। जब तक वोटर्स का इस प्रकार से प्रबोधन नहीं होगा, जो वोटर अपना वोट नहीं बेचेगा, जो वोटर किसी भी प्रलोभन को स्वीकार नहीं करेगा, जो वोटर धर्म के आधार पर वोटिंग नहीं करेगा, जो वोटर जाति के आधार पर वोटिंग नहीं करेगा, जो वोटर केवल भारतीयों के नाते संवैधानिक मूल्यों के आधार पर ही वोट करने का निर्णय लेगा, तभी भारत में लोकतांत्रिक गणराज्य बचेगा। यदि हम वोट को बेचते हैं, यदि हम धर्म के आधार पर वोट करते हैं, यदि हम जाति के आधार पर वोट करते हैं, तो भारत में केवल जिसको हम कहते हैं कि इलेक्टोक्रेसी जिंदा रहेगी, लोगों के लिए सरकार जिंदा रहेगी, लोगों के लिए सरकार बनी रहेगी। हम शासक चुनेंगे, हम राजा चुनेंगे, हम अपने प्रतिनिधि नहीं चुनेंगे। और समझ लीजिए लोकतांत्रिक गणराज्य यह शब्द संविधान के उद्देशिका में बना रहेगा, परंतु व्यवहार में हम अपने मास्टर्स चुनेंगे और कुछ भी नहीं। यदि यह नहीं चाहिए, वी विल इलेक्ट आवर मास्टर्स। यदि हमें हमारे विधि निर्माता हमारे मास्टर्स न हो ऐसा चाहते हैं, तो हम उन्हीं को चुनना चाहिए जो स्वयं को लोगों के प्रतिनिधि कहकर विधि निर्माता बनना चाहते हैं। और इसके लिए जाति से ऊपर उठना पड़ेगा, इसके लिए धर्म से ऊपर उठना पड़ेगा, इसके लिए जो वोट खरीदने की बात करते हैं,
जो ये मुफ्त में दूंगा, वो मुफ्त में दूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, यह बात जो लोग करते हैं उनके झांसे में मत आइए, क्योंकि वो कहीं से देने वाले नहीं है। पहले 2 करोड़ के 4 करोड़ बनाएंगे, वो भी आपके जेब से पैसा निकाल कर, पेट्रोल का दाम बढ़ाकर आपसे पैसा निकालेंगे, हर चीज का दाम बढ़ाकर। आप ही देते हो पैसा, उनके पास कहां से पैसा आएगा। शून्यता धारण कीजिए, विवेक धारण कीजिए, और आने वाले चुनावों में विवेक के आधार पर यदि वोटिंग करते हैं तो लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य उज्जवल है, ऐसी मेरी मान्यता है। आइए इस लोकतांत्रिक गणराज्य दिन के उपलक्ष्य में मैं आपको अपनी मंगल कामना प्रेषित करता हूं। धन्यवाद।